10 साल बाद इस सर्विस की या इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है, इसका मार्केट क्या होगा, ये भी करना चाहिए। उसे आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तब जाके वो पर्सन थोड़ा सा ग्रेजुएट है परंतु उन्हें जॉब नहीं मिल गई। परंतु अगर हम दूसरी साइड की बात करें कि जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उससे एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढने की। नमस्कार दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर हैं या फिर अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चेतना मैम, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं टैक्स ज्ञानी कंपनी की, और वो मुंबई बांद्रा के अंदर अपना अच्छा खासा बिजनेस रन कर रही हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जो भी एक डाउट्स होते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर के और क्या क्या मुश्किलें उसे फेस करनी पड़ती हैं, उनके हम सिंपली आंसर्स उनसे पूछेंगे। तो आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। तो नमस्कार चेतना मैम। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक जर्नी के बारे में एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट कैसे किया जाए। जब कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बारे में सोचता है या बिजनेस के बारे में सोचता है, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है आपके हिसाब से? देखिए, मुझे ऐसे लगता है एक्चुअली, जहाँ तक मेरी जो जर्नी रही है, मैंने ये देखा है कि लोग काफ़ी बार ऐसे बोलते हैं कि बिजनेस करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। डूइंग बिजनेस इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। बट मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मिथ है। बिजनेस हर कोई कर सकता है अगर उसे उस बिजनेस के बारे में सब कुछ पता हो, अगर उसने अच्छे से स्टडी किया हो, रिसर्च किया हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर उसको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो हर कोई बिजनेस कर सकता है। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन किया कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसको कौन सी चीज़ें आना ज़रूरी है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हर एक बिजनेस ओनर ने स्टार्ट करने के पहले करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम सब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही हम वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हमें उसकी एक एक सच्चाई पता चलती है, एंड फिर कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे भी होता है। तो हमारा सब कुछ, मतलब फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है एंड बाकी सब कुछ भी डिस्टर्ब होता है। सो बेटर स्टार्टिंग में देखा गया है। जी जी, आप ये कंप्लीट कीजिए। यस, तो बेटर है कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसके पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसका ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका पूरा मॉडल आपके पास में होना ज़रूरी है कि मेरा इन क्या होगा और आउट क्या होगा, मुझे कहाँ से बिजनेस शुरू करना है और उसका एंड कैसे होगा। जिससे कि हम बोलते हैं कि एक बिजनेस मॉडल प्रॉपर स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। डे 1 से आपका वो पूरा 100% ठीक होगा एंड परफेक्ट होगा, ये नहीं पॉसिबल है। लेकिन आपको कोशिश करनी है 90 to 95% की आपके ब्रेन में वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये बिजनेस करना है और इसमें मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। जब तक वो क्लियर नहीं है, आई सजेस्ट कि बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। पहले अपना बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। सेकेंड होता है कि उसका स्ट्रक्चर को डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से मोड में जाना है, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ट्रेडिशनल वे में करना है, आपका और कोई सिस्टम आपको उसमें डेवलप करना है। बहुत बार आप देखते हो कि कोई फैमिली बिजनेस होता है, उसी में वो जो यंग जनरेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है। उनका ऐसा मानना होता है कि हमें इस बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, बट सिर्फ मानना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको उतना स्टडी भी करना पड़ेगा। अगर आपका कोई एक दुकान है जो कि बहुत सालों से है एंड अच्छा खासा वो बिजनेस बैठ गया है, तो आपको अभी ये सोचना ज़रूरी है कि अगर मुझे इसको ऑनलाइन लेके जाना है तो मुझे क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, मुझे कौन से रिसोर्सेज खड़े करने पड़ेंगे, तब जाके आप वो बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो। बस आपने सोचा और कल से आप सिर्फ उसका मार्केटिंग कर रहे हो बट स्टडी कुछ नहीं है, तो आपको रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। आपको आपकी पूरी ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, तो ये चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि रिसर्च करो। आपको जो भी करना हो पहले रिसर्च करो कि इसमें क्या डिमांड है, इसका सप्लाई कैसे होगा, आने वाले 10 साल बाद इस सर्विस की या इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है, इसका मार्केट क्या होगा, ये भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है तो बिज़नेस करना मीन्स आप एक रिस्क ले रहे हो, तो आपके अंदर वो एक एटीट्यूड भी होना चाहिए कि आपको रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है, मैं अभी बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर बाय चांस, भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ
अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसे मैं कैसे टैकल करूंगी या कैसे टैकल करूंगा, ये भी आपका प्लानिंग पहले से होना चाहिए। 100% तो हमें नहीं पता कि वो बिजनेस सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव के साथ चलती हूँ कि हाँ वो सक्सेस होगा। बट इन केस अगर वो नहीं हो रहा है तो मेरे पास में प्लान बी भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमें ये भी पता होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हमारे उस बिजनेस के लिए हमें क्या सपोर्ट करेगी, क्या स्कीम्स है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट हमें कितना फंडिंग्स, हम गवर्नमेंट से कितना फंडिंग का सपोर्ट ले सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट करती है हर एक न्यू स्टार्टअप्स को, बस हमें उन तक पहुंचना है। तो ये नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। मुझे मेरे बिजनेस के बारे में, मुझे कैसे फाइनेंस को हैंडल करना है वो पता होना चाहिए। मैं प्रोफेशनल ज़रूर हायर करूँगी, हम सीएस हायर करते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, लॉयर्स रखते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस मेरा है, एंड ऑफ द डे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कस्टमर के पास में गलत सर्विस जाती है, गलत प्रोडक्ट जाता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो भले ही हम प्रोफेशनल्स हायर करें लेकिन फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मुझे उतना स्टडी तो करना बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से आना चाहिए कि आप किस तरह से आपके उस बिजनेस के कौन से डिपार्टमेंट में कितना टाइम दोगे, उसे कैसे मैनेज करोगे। आपके पास में थोड़ा बहुत हायरिंग स्किल होना ज़रूरी है कि आपको कैसे टीम मेंबर्स चाहिए, आप कैसे लोगों को पहचानोगे। ऐसे ही नहीं ना कि आपको अगर अकाउंटेंट की ज़रूरत है, कोई एक आ रहा है पर्सन इंटरव्यू दे रहा है, उसे आता है नहीं आता है, यू डोंट नो, एंड आप उसे बस हायर कर रहे हो क्योंकि आपकी ज़रूरत है। तो ये भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो छोटे मोटे बेसिक स्किल्स हम बोल सकते हैं, बिकॉज अगेन बिजनेस करना एक आर्ट है, एक स्किल है, तो इतने स्किल तो हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट आ जाता है कि आपको आपके बिजनेस के टैक्सेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मैं जो बिजनेस कर रही हूँ उसमें टैक्स की क्या एप्लीकेबिलिटी है, कौन से बेसिक कंप्लायंसेस है जो मुझे करना बहुत ज़रूरी है। 90% ऑफ द बिजनेस ओनर्स बिजनेस स्टार्ट करते, स्पेशली इन स्टार्टअप्स, कि स्टार्टअप्स फेल होने का रीज़न ही ये होता है कि उनको पता ही नहीं है कि हमने कंपनी बना दी लेकिन अब उसको हमें मेंटेन कैसे करना है। एंड फिर गवर्नमेंट की लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट की वजह से फिर उन्हें वो बिजनेस को बंद करना पड़ता है, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाते, ना कॉस्ट बेयर कर पाते प्रोफेशनल्स की, और ना गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन और जो फीस होती है वो कर पाते। तो इसीलिए टैक्सेशन के बारे में और कंप्लायंसेस के भी बारे में उन्हें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जैसे आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि जब कोई बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो इन चीज़ों का उन्हें पता होना चाहिए। बट मुझे ये लग रहा है कि अगर हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करें, इट मीन्स के 1 बाय 1 अगर हम चलें कि एक चीज़ को हमें कैसे सेटअप करना है तो वो ज़्यादा इजी हो पाएगा। तो अगर आप उस तरीके से बता पाओ कि जैसे मान लो एक कोई ले मैन है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है या कैसे हमने टैक्सेशन को देखना है या कैसे हमने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट बेसिक पॉइंट क्या है? एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, या फिर जो बिजनेस है वो आज के टाइम में कौन से ऐसे बूमिंग बिजनेस है जो कि हम कर सकते हैं आज के टाइम में? देखो, अगेन मैं यही बोलूँगी कि बिजनेस कर रहे हो तो नॉट नेसेसरी आपके पास में बहुत ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनका एजुकेशन उतना नहीं है लेकिन अच्छा खासा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। सो एजुकेशन डजेंट मैटर, स्किल बहुत मैटर करता है। तो आपके पास में बिजनेस करने का जो सेंस होता है कि आपको कैसे परचेस करना है और कैसे सेल करना है, बिकॉज बिजनेस इट्स ऑल अबाउट सेल एंड परचेस, तो आपको उतना तो स्किल आपके अंदर होना ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप पहले गवर्नमेंट की सारे जो कंप्लायंसेस होते हैं, लाइसेंस होते हैं, जो लीगल तरीका होता है, एक इथिकल वे होता है, उससे आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई तकलीफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि कोई एक लेमैन नॉर्मल सा एक बिजनेस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कुछ कपड़ों का ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर वो बिजनेस स्टार्ट करें तो उन्हें ध्यान देना है कि मुझे उद्यम निकालना है, मुझे गुमास्ता सर्टिफिकेट जिसे कि शॉप एक्ट लाइसेंस बोलते हैं वो करना है, मुझे अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर मेरा 20 लाख के ऊपर जा रहा है तो मुझे जीएसटी का प्रिपरेशन डे 1 से करना है। बहुत सारे लोग आज के डेट में भी जीएसटी को स्किप करते हैं। एक प्रोफेशनल टैक्स होता है, उसे तो 90% ऑफ द मुझे लगता है टैक्स पेयर इग्नोर करते हैं कि जब नोटिस आएगी तब हम देखेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कंप्लायंसेस को आप इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे।
जैसे आपने बताया कि जीएसटी के अंदर 20 लाख का ईयरली टर्नओवर हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि सर्विसेज के अंदर 20 लैक्स होता है तो प्रोडक्ट के अंदर 40 लैक्स होता है। तो अगर ये भी आप थोड़ा हमें बता दो तो थोड़ा आइडिया चल जाएगा कि किनको जीएसटी लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि आप कपड़ों का ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आपके लिए जो जीएसटी का लिमिट है वो 20 लैक्स है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कार वॉशिंग सेंटर डाल रहे हो या फिर आप कोई मसाज सेंटर कर रहे हो, तो आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, आप कोई सर्विस दे रहे हो, तो वहाँ पे जो लिमिट हो जाती है वो होती है 40 लैक्स की। अब ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 20 लाख का लिमिट है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मुझे कंपोजिशन में जाना है, जो कि अलग से एक पार्ट है, बट उसमें भी अगेन कंडीशन दी है कि आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ के नीचे होना चाहिए। तो अगर आप कंपोजिशन में जाते हो जिसमें आपको जो टैक्स है वो कम लगेगा, जहां आपको 18% लगने वाला है या 12% लगने वाला है वहां आपको 1% लगेगा, बट आप उसमें आईटीसी नहीं ले सकते हो, उसमें आपका जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ का होगा, तो आप कंपोजिशन में भी जा सकते हो। बट डे 1 को आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या अप्रोक्सीमेट एक टर्नओवर होगा, एंड उसके बेसिस पे आप जीएसटी में अप्लाई करोगे। उसके बाद में आप अर्निंग कर रहे हो, आपके पास में पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, दैट मीन्स आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ों का पहले नॉलेज और उसका पहले इंफॉर्मेशन पूरा ले लीजिए कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे सिर्फ बिजनेस का काम नहीं है, मुझे उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ, हमारे नेशन की तरफ मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये सारी चीज़ें पता होगी तो बिजनेस करने में कभी हेक्टिक और कभी टेंशन वाला चीज़ नहीं होगा कि अरे मेरे ये गवर्नमेंट को नहीं दिया है, नोटिस का जो एक डर होता है वो सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक हो गया। अब मुझे आप एक बात अगर बता पाएँ तो मान लीजिए कि जैसे मैंने क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि आपने पहले बताया, तो मुझे आज मैं फर्स्ट डे अपनी शॉप के ऊपर गया हूँ, तो उस टाइम मुझे शॉप के ऊपर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ जब मैंने अपनी शॉप को ओपन किया है? उद्यम जिसे एमएसएमई सर्टिफिकेट बोलते हैं, एंड एक शॉप एक्ट लाइसेंस और एक प्रोफेशनल टैक्स, वो हर एक स्टेट का अलग होता है। तो ये 3 चीज़ें तो आपको मैंडेटरी है, ये 3 चीज़ें तो आपको लगेगी। अब इसके बाद में आता है जीएसटी। अगर आपका वो टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो आपको वो पहले से उसका प्रोविज़न करना ज़रूरी है। शॉप ओपन होने के पहले ये 3 चीज़ें तो आपको लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी ने इन तीनों चीज़ों के बारे में अप्लाई करना हो तो वो आपसे ही बात कर सकता है? यस। तो यहाँ पे आपको नीचे नंबर शो हो गए हैं टैक्सजीनी ऐप के और टैक्सजीनी वेबसाइट के। तो अगर आप कोई भी जीएसटी रिगार्डिंग या कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि आज के टाइम में जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, परंतु जो हम रेशो चेक करते हैं तो 90% जो बिजनेसेस हैं वो अपने 1 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। तो इसके पीछे मेनली क्या रीजंस हैं? बंद होने का रीज़न यही है कि उन्हें अवेयरनेस नहीं है पहले कि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन उसके साथ साथ कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आप ही को नहीं पता कि आप आपके बिजनेस में क्या कल्चर ला रहे हो, आपका क्या प्रोसेस होगा, आप क्या सिस्टम को डेवलप करना चाहते हो, आपने अगर पॉलिसी डिफाइन नहीं की है तो बिजनेस 2 महीना 3 महीना 6 महीना आप खींच सकते हो, लेकिन अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अगर सेल्स नहीं हो रहा है, तो आप उसको और ज़्यादा दिन तक नहीं खींच पाओगे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम बिजनेस जिस एनर्जी से स्टार्ट करते हैं उस एनर्जी से उसको बाद में रन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस ओनर हायरिंग एक्स्ट्रा कर लेते हैं या सही पर्सन को हायर नहीं करते। काफ़ी सारे रीजंस है बिजनेस के फेल्यूर्स के, स्पेसिफिक 1-2 ऐसे नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हर बिजनेस के ऊपर वो डिपेंड है एंड बिजनेस ओनर के ऊपर भी वो डिपेंड है कि वो खुद के बिजनेस को कैसे देखते हैं। कई बार ऐसे होता है स्पेशली इन प्रोप्राइटरशिप कि अगर एक पर्सन है, अगर किसी ने 4 पर्सन को हायर किया है लेकिन काम वो अकेला पर्सन कर रहा है, वो चारों का भी काम वो खुद कर रहा है, तो इस ऐसे टाइम पे मेहनत भी वो खुद कर रहे हैं, जो रेवेन्यू आ रहा है वो उनका सैलरी में जा रहा है। तो इसमें आपको बिजनेस
ना प्रॉफिटेबल दिखेगा, या आप जो डाल रहे हो वो भी आपको नहीं आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो यही होना है कि आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। आपको अवेयरनेस नहीं है तो कई बार गवर्नमेंट की हेवी पेनल्टीज लग जाती है, स्पेशली जो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करते हैं, जो LLP फॉर्म करते हैं, सिर्फ कंपनी बनाते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको गवर्नमेंट की लेट फी भरनी पड़ेगी, एंड गवर्नमेंट की लेट फीस इतनी होती है कि वो एंड में बोलते हैं यार हमें बिजनेस ही बंद करना है। ऑलरेडी बिजनेस नहीं है और ऊपर से इतना सब खर्चा, उसमें प्रोफेशनल फीस होती है, बिकॉज कंपनीज को मेंटेन करने का एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग तरीका होता है, एक अलग कंप्लायंसेस होते हैं। तो अगर बिजनेस ओनर को ये नॉलेज ही नहीं है, सब वेरी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस ही नहीं है, तो बिजनेस तो बंद होना है। तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं कि वो अगर उनका सिस्टम प्रोसेस डेवलप नहीं कर रहे, कंप्लायंसेस को नहीं जान रहे अच्छे से, हायरिंग अच्छे से नहीं कर रहे, डेलीगेशन ऑफ वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रिपोर्टिंग अगर वो नहीं ले रहे, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है उन्हें खुद के बिजनेस की, तो बिजनेस पे इसके निगेटिव इम्पैक्ट आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मेन अगर हम बात करें तो वही 3-4 कागज निकल के आते हैं कि एट द एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंटरप्रेन्योर की या बिजनेस ओनर की ही है बिजनेस को चलाने के लिए। जैसा कि आपने बताया, आपने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ भी किया है। बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओनर की है ये मैं नहीं बोलूँगी। अगर टीम रखी है या टीम को अगर उन्होंने सेटअप किया है तो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो ओनरशिप ट्रांसफर होना भी उतना ज़रूरी है। उसी को तो हम प्रोसेस एंड सिस्टम बोलते हैं कि धीरे धीरे आपके साथ में जब एक पर्सन जुड़ता है तो उसे आपको पहले ट्रेन करना चाहिए, उसे आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तब जाके वो पर्सन थोड़ा सा ओनरशिप में आता है, एंड फिर तब जाके आपके कंपनी का एक कल्चर एंड एक सिस्टम एंड प्रोसेस डेवलप होता है। जब ओनर खुद काम नहीं कर रहा है लेकिन टीम काम कर रही है एंड रेवेन्यू सबको मिल रहा है। जी, जैसा कि लास्ट कुछ टाइम में मैंने देखा है कि जो काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे इंडिया के अंदर, अगर हम नाम भी ले तो चाहे पेटीएम हो गया, बायजूस हो गया, या और भी जो एडटेक कंपनीज थी, वो एकदम से पहले बूम के ऊपर गई, अभी वो बिल्कुल डाउन हो गई हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण बता सकते हैं? मीन्स के वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कंपनीज, उनके फाउंडर भी अच्छे थे, तो उनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है जो बिजनेसेस आज के टाइम में बंद हो चुके हैं या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर फंस चुके हैं, जो लोगों ने IPO के अंदर पैसे लगाए थे वो भी उनके वेस्ट हो चुके हैं? तो इसके पीछे क्या रीज़न लगता है आपको? अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया पेटीएम का, तो जहाँ तक कि मुझे पता है कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कस्टमर को लेके एक थोड़ा सा बोलते ना फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड था कि उन्होंने एजेंट रखे थे जो कि नॉर्मल रिटेलर्स थे। अगेन वो रिटेलर्स ने इंसेंटिव की लालच के चक्कर में और नए एजेंट को उन्होंने हायर किया, एंड जो कस्टमर थे उनको बिना उनके बोलते ना कंसेंट के उनके अकाउंट्स ओपन करवा दिए। फिर उसके बाद में उनको गवर्नमेंट की नोटिसेस भी आई, उसे इग्नोर किया गया, उसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया। तो अगेन पेटीएम के केस में जो उनका डाउनफॉल आने का रीज़न था वो यही था कि उन्होंने जो कस्टमर के साथ में फॉर ग्रांटेड वाला या उनके बिना उनका कंसेंट लिए बिना जो एक्ट किया, उसके रिलेटेड गवर्नमेंट से उन्हें नोटिसेस आई, उन्होंने रॉन्ग फिनेंशियल्स उसके पास में सबमिट किए थे। तो ये जो न्यू यंगस्टर्स है या जो न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि गवर्नमेंट कितनी भी बड़े चाहे MNC कंपनी हो या कोई बड़ा स्टार्टअप्स हो, अगर वो रॉन्ग फिनेंशियल्स दे रहे, अगर वो गवर्नमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो उसका जो एंड होना है, उसका जो रिजल्ट होना है वो यही है कि उनकी कंपनी का डाउनफॉल चालू हो सकता है, जो कि पेटीएम के साथ में हुआ। यही सारे रीजंस है कि कहीं ना कहीं अगर बिजनेस बढ़ भी रहा है तो हमें गवर्नमेंट के जो लॉ है, जो कंप्लायंसेस है, उसको साथ लेके आगे बढ़ना है। मेरा हमेशा से यही मानना है कि आप लीगल जो चीज़ें हैं उसको प्रायोरिटी दो, उसे अच्छे से समझो, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, उसे जो एक मार्केट में उसका इम्प्रेशन है वो ऐसे है कि बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा ये है, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट उसे बहुत ज़्यादा ईजी कर रही है जो कि एक नॉर्मल लेमैन भी समझ सके। बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है कि जो सिर्फ प्रोफेशनल्स को पहले समझ में आती थी, बिजनेस ओनर्स को नहीं, लेकिन आज के डेट में बिजनेस ओनर्स भी समझ रहे हैं।
तो वो सब चीज़ों का अगर हम लोग अच्छे से यूज़ करें तो बेनिफिट तो बिजनेस ओनर्स को ही है। एंड गवर्नमेंट को कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपके बिजनेस पे होगा। तो ये तो चलो बात होगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या फिर बिजनेस के अंदर जीएसटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर गवर्नमेंट की जो भी कंप्लाइंस है वो हमें सब फुलफिल करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरी साइड में कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम एक फाउंडर लेके आते हैं या को फाउंडर अपना साथ लेके आते हैं, या फिर अगर हम नॉर्मल कोई छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं जिसके अंदर 1 2 3 या 10 पार्टनर होते हैं। तो उस टाइम के ऊपर जब आप किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो या मैं किसी पार्टनर को ढूंढ रहा हूँ, तो हमें क्या देखना चाहिए कि एक पार्टनर के अंदर ये चीज़ें हैं जो कि हमें आने वाले टाइम में हेल्प कर सकता है। तो वो क्या चीज़ें हो सकती हैं एक अच्छे पार्टनर के अंदर? फर्स्ट मैं तो बोलूँगी, अगर आप कोई पार्टनर ऐड कर रहे हो तो बेटर है आप वो कोई नोन पर्सन ऐड करो जिसके साथ में आपका रिलेशन काफ़ी टाइम से हो, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। उस पर्सन को बिजनेस में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कोई फंडिंग आपको दे रहा है एंड इसीलिए आप उसको पार्टनर बना रहे हो, ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। बिकॉज अगर कल जाके आपके बिजनेस में कुछ डाउनफॉल आता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वो पर्सन, वो जो पार्टनर है, वो उस सिचुएशन को समझ सके, ऐसा होना चाहिए। तो उस पर्सन को बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में उसे थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि भले ही वो उसमें 100% एक्टिव ना रहे, वो सिर्फ फंडिंग करे, लेकिन अगर उसे नॉलेज होगा, कल जाके अगर आप किसी सिचुएशन में अटक जाते हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिसीजन कैसा लेना चाहिए, तो अगर आपका वो पार्टनर उसमें समझदार होगा तो आप उसके साथ में बैठ के उसके लिए डिस्कशन कर सकते हो कि ये सिचुएशन है बिजनेस में, अब इसे हमें कैसे टैकल करना चाहिए। तो आप जब भी पार्टनर लो, आपको ये 3-4 पॉइंट्स ध्यान देना है कि जिससे आगे फ्यूचर में आपको तकलीफ ना हो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि आज के डेट में उन्हें बिजनेस में पैसों की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई पर्सन पैसा देने के लिए रेडी है, इन्वेस्ट के लिए रेडी है, तो वो उसे ले लेते हैं, बट आगे जाके जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा रिजल्ट ना आने पर फिर वो पार्टनरशिप वर्कआउट नहीं होती है। तो इसीलिए पहले ये चीज़ें देखिए। तो ये भी आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि पार्टनर को केवल इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपको पैसे मिल गए हैं, आपको ये भी देखना है कि वो क्या आउटपुट दे सकता है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा डिसाइडेबिलिटी बढ़ सकती है कि पार्टनर एक्चुअल में एक्टिव है या पैसिव है, इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड ये कर रहा है कि आउटपुट क्या है उसकी। यस, ठीक है, चलो ये भी बात होगी। अब अगर हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमने आज के टाइम में देखा है कि ऑनलाइन के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एट मीन्स के कोई भी घर बैठे हुए कोई शर्ट सेल कर रहा है, कोई चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सेल कर रहा है। तो आज के टाइम में जो दिखाया जा रहा है कि ऑनलाइन के अंदर काफ़ी ईजी हो गया है पैसे कमाना, तो क्या ये एक्चुअल में ईजी है या फिर देखने में ईजी लग रहा है? देखने में ईजी है। मुझे ऐसा लगता है चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पैसे कमाना इतना इजी नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप उसमें मेहनत नहीं कर रहे हो, आप उसमें आपके स्किल्स नहीं दिखा रहे हो, वो इतना आसान नहीं है। हाँ, दिखाते हैं इजी तरीके से, लेकिन उतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी अगर हम हमारे पॉडकास्ट की बात ले लें, हम एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बट आपको भी पता है कि हमें ये शूट करना स्टार्ट करने के पहले हमारे ऑलमोस्ट 50 मिनट सिर्फ सेटअप में गए। मॉर्निंग से जो प्रिपरेशन थी वो तो अलग ही है। तो अगर इसे भी हम अगर एक एज अ बिजनेस समझे तो इसमें भी तो टाइम गया है, इसमें भी तो एफर्ट्स गए हैं, इसमें भी तो हमारा स्टडी गया है। आपने 2-3 ऐप ढूंढे, हमने गूगल मीट किया, हमने जूम देखा, हर चीज़ का हमने स्टडी किया, तब जाके हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो फिर चाहे काम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेहनत आपको हर चीज़ में करनी है, स्टडी आपको हर चीज़ में करनी है। कोई आप ऐसा सिंपल वे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने समझो मतलब आप ग्रेट हो एंड आप लोग मतलब किसी ने स्मार्ट वे निकाल भी लिया, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता। मीन्स के जो आप ये कहना चाहते हो, जो मुझे समझ आया कि ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मेहनत एक जैसी ही है। देखने में चाहे हमें लग रहा है कि ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया, बट चीज़ें सेम ही बैठती हैं। सेम है, आपको उतना ही स्टडी करना है। ठीक हो गया। अगर हम थोड़ा और आगे चलें तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं बिजनेस की, जैसे कि कितने की हमें चीज़ पड़ती है, कितने का उसमें मार्जिन है, कितने की बेचनी है, एक्सपेंस कैसे निकालने हैं।
तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा हमें बता पाएँ तो शायद उससे भी एक आइडिया हमें मिले कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हमें कैसे सहायता मिल सकती है। जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस इट्स ऑल अबाउट सेल्स एंड परचेस। अगर आप कोई चीज़ 10 रुपए की ले रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसमें आपका एफर्ट्स, आपके बाकी के खर्चे ऐड करके ही उसे बेचोगे। तो ये हर एक बिजनेस ओनर को ये सोचना है कि हाँ, अगर वो कोई चीज़ परचेस कर रहा है, उस पर अगर कुछ प्रोसेस भी कर रहा है, उसे कुछ अच्छा और बेहतर बना रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ही सेल्स होनी चाहिए, जिसमें कि उनका मार्जिन भी हो, उनके बाकी के एक्सपेंसेस भी हो। कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी सारे हिडन कॉस्ट होती है जो कि बिजनेस ओनर को भी स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं होती है। हाँ, बस मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है कि हर एक बिजनेस ओनर को पता है कि मुझे मेरा इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, या इसे मुझे ट्वाइस करना है, या 50% ऐड करना है। लेकिन स्टार्टिंग में ये काफ़ी बार लोगों से गलतियाँ होती है कि वो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे कि वो इग्नोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल अगर ले ले ट्रेडिंग का ही, फॉर एग्जांपल कोई फर्नीचर की शॉप है, तो अगर आज वो मटेरियल मेरे पास में अगर 1000 रुपये का आया है, लेकिन वो 1000 रुपये का मेरा मटेरियल कल नहीं बिकने वाला है, वो मे भी मेरा 1 महीने बाद बिके या 6 महीने बाद बिके, तो मेरा वो 1000 रुपये की जो कॉस्ट है वो मेरी 1000 का मैं 1500 करके बेचूंगी तो मैं लॉस में हूँ, क्योंकि वो मटेरियल को रखने के लिए मैं हर महीने रेंट पे कर रही हूँ। वो चीज़ मेरी उतनी स्पेस ले रही है, तो वो स्पेस का मैं रेंट पे कर रही हूँ, उस स्पेस का मैं इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही हूँ, उस स्पेस के लिए अगर लेबर है हमारे पास में तो उसका मैं पे कर रही हूँ। तो अगर मेरा वो मटेरियल इमीडिएट विद इन 8 या 10 डेज में सेल नहीं हो रहा है, एंड फिर भी मैं उसका जो प्राइस है वो 1500 ही रख रही हूँ, जो कि मटेरियल मेरा 6 महीने बाद बिकने वाला है, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में वो मेरे लिए लॉस है। ये बिजनेस ओनर को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये जो ऐसे कॉस्ट होते हैं इसे हम इग्नोर कर देते हैं, एंड ये ऐसी इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फर्नीचर इंडस्ट्री का, या फिर स्क्रैप इंडस्ट्री आप ले लो, तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो डायरेक्टली होलसेल या रिटेल में डील कर रहे हैं। तो ये आपने जो पॉइंट्स बताए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में आते ही नहीं है कि हमें एम्प्लॉय की कॉस्ट भी ऐड करनी है, रेंट भी ऐड करना है। उन्हें ये लगता है कि हाँ, हमने 100 रुपये की चीज़ ली है तो ये आगे 150 की बिक गई तो मुझे 50 बच गए, बट उस 50 के अंदर उसकी रेंट भी जाएगा, बाकी कॉस्ट भी जाएंगे, उसके बाद जो मार्जिन बचेगा वो नेट मार्जिन होगा। तो ये भी पॉइंट आपने अच्छे से बताया। यस, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिजनेस ओनर स्टार्टिंग के दिनों में इग्नोर कर लेते हैं, या उन्हें वो अवेयरनेस नहीं होता है एंड वो रह जाती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो उन्हें समझ में आता है फिर वो ऐड करते रहते हैं। सो बेटर है पहले ही सब कुछ जान लीजिए एंड फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो। एक और चीज़ मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर गया है तो वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर गया है, तो ये चीज़ मैंने फील भी की हुई है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 से 3 बिजनेस चला गए हैं यहाँ जलंधर पंजाब के अंदर। तो जो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बन चुके हैं, या 43% लोग जो कि ऑलरेडी ग्रेजुएट है परंतु उन्हें जॉब नहीं मिल गई। परंतु अगर हम दूसरी साइड की बात करें कि जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उससे एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आपको एक अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। तो इसके पीछे आप क्या बता सकते हैं कि इट मीन्स के एम्प्लॉय के पास जॉब भी नहीं है और जो एम्प्लॉयर है उसे अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं मिल रहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, आपने जो पॉइंट बोला वो मेजॉरिटी हर एक एसएमई सेक्टर का पेन एरिया है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ लोगों को अच्छे पर्सन नहीं मिल रहे हैं, अच्छी टीम नहीं मिल रही है कि जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर सके। तो इसमें अगर दोनों को हम देखा जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि मिडवे हम अगर एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो वो ये है कि आप एक पहले ही आपका जेडी डिस्क्राइब कर लीजिए। बिजनेस ओनर्स के लिए मैं बोलूँगी कि आप पहले ही सोच लीजिए कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, उसे क्या आना चाहिए, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, उसके पास कौन से स्किल होने चाहिए, उसका क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी मैच हो जाती है पर्सन के साथ में, देन आप उसे हायर कीजिए। लेकिन हायर करने के बाद
इमीडिएट नेक्स्ट डे आप उसे काम पे मत लगाइए, आप उसे एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 डेज का वर्किंग का एक एक्सपीरियंस दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि आपके कंपनी में कैसे काम होता है, क्या कल्चर है, क्या टीम है, उनकी हायरार्की क्या होगी, उसको किसको रिपोर्टिंग करना है, अगर उसे कुछ छुट्टी चाहिए तो वो किसे अप्रोच कर सकता है, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो वो किसे अप्रोच कर सकता है, उसके टीममेट्स कौन होंगे। ये सारी चीज़ों का अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देते तो वो एम्प्लॉय जो आपने हायर किया है उसे भी एक अच्छा फील होगा कि हाँ मैं कहीं अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, एंड उसे वो उस पोजीशन को बचाने के लिए वो ज़रूर 100% उसका अच्छा ही काम करेगा। कहीं ना कहीं हम लोग बस ये देखते हैं कि उसे क्या काम आता है, चलो कल से आ जाओ, कितना सैलरी चाहिए, बस हम इतनी 2-4 पॉइंट्स में बातें करते हैं। वो पर्सन आता है डेली वही 9 to 5 का जॉब कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसका इस कंपनी में फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो कैसे टिकेगा आपके साथ में। तो बिजनेस ओनर ने ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो एक ये भी चीज़ देखी गई है कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें पहले अच्छा है सब कुछ, मतलब 5 या 10 एम्प्लॉयज़ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, परंतु एक ऐसा एम्प्लॉय आता है जो पिछले टीम को भी ख़राब कर देता है। पहले स्टार्टिंग में तो वो ठीक रहता है 15-20 दिन, 1 महीना, उसके बाद जो पहले के अच्छे एम्प्लॉई हैं वो उन्हें भी ख़राब कर देता है। तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एम्प्लॉई आने वाले टाइम में कंपनी को आगे बढ़ाएगा या फिर बढ़ी हुई कंपनी को ही पीछे खींच लेगा? इसमें अगर आप जितना अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हो उतना अच्छे से इंटरव्यू लो। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि इंटरव्यू आप सिर्फ एक राउंड में मत लीजिए, सिर्फ एक दिन आपने बुलाया और 10 मिनट में आप इंटरव्यू ले रहे हो एंड उसको फाइनल कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये देखना है कि आपने अगर उसे इंटरव्यू को बुलाया है, आप फर्स्ट राउंड लो, उस फर्स्ट राउंड में आप ये देखो कि उनको क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, उनका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड लो, बिहेवियर्स उनका थोड़ा एग्जामिन करो। देखो 10 मिनट के लिए कोई भी खुद को अच्छा ही बताएगा, वो उसके लूप्स नहीं बताएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ यही देखना है। देन आप उनका सेकेंड राउंड लो, उसमें आप उनको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछो, उनको प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए बताओ। इससे 2 चीज़ें आपको पता चलती है कि वो पर्सन सच में कितना सीरियस है इस जॉब को लेके, उसे सच में क्या नीड है क्या। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आज के जो यंग है वो एक ही राउंड में आएंगे, इंटरव्यू देंगे, तब तक हुआ तो ठीक, अदरवाइज दूसरे दिन वो कहीं और चले जाएंगे। अगर सच में किसी को करना है और अगर सच में किसी की नीड है तो वो आपके यहाँ सेकेंड राउंड के लिए भी आएगा। इससे आपको समझ में आएगा कि हाँ वो पर्सन सीरियस है, उसे ज़रूरत है एंड उसे इसकी वैल्यू है, वो सही टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू के टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। उसका बात करने का तरीका कैसा है, वो क्या टीम को हैंडल कर पाएगा, वो क्या टीम से बात सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसे छोटे मोटे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है। उसके बाद में आप थर्ड राउंड के लिए उसे बुलाओ, सेकंड के बाद में उसमें आप उसका मॉनेटरी टर्म्स एंड क्या होगा आपका रेम्यूनरेशन, वो सारी चीज़ें डिसाइड करो। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपके लिए कितना सही पर्सन आपको चाहिए एंड वो सच में आपको मिला है कि नहीं। जहाँ आपको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है वहाँ आप चाहे 10 का ही लो, लेकिन उसमें आप ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। देन फिर उसे फाइनल करो एंड देन फिर उन्हें ज्वाइनिंग करवाओ, ट्रेनिंग दो एंड फिर उनका काम स्टार्ट होगा। अगर इतना करने के बावजूद भी अगर कोई एक पर्सन ऐसा होता है कि जो आने के बाद में बाकी टीम मेंबर्स को भी काम करने नहीं दे रहे, या फिर जो भी आपने बताया कि माहौल नहीं सही है, माहौल ख़राब हो रहा है, तो फिर ऐसा बहुत रेयर चांसेस है, बट अगर हो जाता है तो आपको इमीडिएट उसके लिए रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है। तो मीन्स कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हम नए एम्प्लॉय को हायर कर गए हैं किसी भी स्टार्टअप के अंदर या ऑलरेडी जो बिजनेस वर्क कर रहा है। तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर की पेन भी हम कह सकते हैं। वो ये है कि जैसे जब मैंने भी बिज़नेस को स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी कि जब भी हम न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो कोई भी जो अच्छा एम्प्लॉई है या फिर जो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा है या वहाँ की सेल्स को या टीम को मैनेज कर रहा है तो किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तो उस टाइम के ऊपर हम क्या चीज़ें उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं या फिर क्या उन्हें ऐसा हम कह सकते हैं जिसकी वजह से वो हमारे स्टार्टअप के अंदर आके हमारे स्टार्टअप को भी आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें, क्योंकि स्टार्टिंग में हायर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एंटरप्रेन्योर को या एक सोलो एंटरप्रेन्योर को। अगर हम आपको पूछें कि एक
ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको सिक्योरिटी है, सब कुछ फैसिलिटी है, एंड एक ऐसी चीज़ है जहाँ थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कुछ सालों के लिए, उसके बाद आपको शायद मिलेगी। तो हम जेन्युइनली हम ये सोचेंगे कि नहीं, जहाँ मुझे आज सिक्योरिटी मिल रही है मैं वहाँ आज जाऊँ। तो आज के डेट में यंगस्टर्स में जो न्यू मार्केट में आ रहे हैं, जिन्हें नया जॉब करना है, उनकी मेंटालिटी यही हो गई है कि उन्हें MNCs में जाना है, बिकॉज वहाँ पे उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, उन्हें वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक सिक्योरिटी मिल रही है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है। बट मुझे ऐसे लगता है कि जो एक्सपोजर और जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करना हम जिसे बोलते हैं, जिसमें कि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज मिल सकती है, वो एक SME में मिल सकती है, जो एक नया स्टार्टअप से उसमें। बिकॉज स्टार्टअप्स में डेली आपको चैलेंजेस आएंगे, आप उसको जितना अच्छे से, जितना ज़्यादा आप फेस करोगे, उतना ज़्यादा आप खुद को बना रहे हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। तो ये नहीं है कि MNC में अच्छा स्कोप है इसीलिए यंगस्टर वहाँ जा रहे हैं, किसी किसी की सोच ऐसी है इसीलिए वो वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना स्कोप एंड जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस एक स्टार्टअप में मिलेगा, उतना आपको MNCs में नहीं मिलता है। बट ये बात नहीं समझ पाते हैं वो लोग, जाते हैं MNCs में। कोई ऐसे हैं जिन्हें कि खुद को लर्निंग पे फोकस करना है, उन्हें खुद को एक्सपीरियंस देना है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, तो वो ऐसे लोग स्टार्टअप्स में आते हैं। सारे के सारे MNCs में नहीं जाते, ना ही MNCs सारे के सारे फ्रेशर्स को हायर करती है। उन्हें जो पर्सन चाहिए वो उन्हें हायर करती है। लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो स्टार्टअप्स में आते हैं, बस बीइंग अ बिजनेस ओनर हमें ये देखना है कि अगर कोई पर्सन ज्वाइन हो रहा है तो मैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दूँ, एंड डे 1 से उसका और आपका विजन क्लियर होना चाहिए, टीम का और एक बिजनेस ओनर का, कि हाँ हमें इस कंपनी को यहाँ तक लेके जाना है, एंड उसके लिए हमें जो बन पड़ेगा वो एफर्ट्स हमें डालने। तब जाके वो एम्प्लॉय आपके विजन के साथ में जुड़ता है, एंड वो उस तरह से फिर कंपनी रन होती है। अगर ओनर ही विजन लेस है, उसे ही नहीं पता कि अगले साल मेरे कंपनी का क्या होगा, तो एम्प्लॉय नहीं रुकेगा। जी जी। और कई बार ऐसे होता है कि नहीं समझ पाते हैं, टीम भी नहीं समझ पाती है, तो ऐसे टाइम पे अगेन रिस्टार्ट। तो ये भी काफ़ी वैलिड पॉइंट बताया आपने कि जब एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को नहीं पता कि क्या होगा आने वाले 2-3 साल में, तो जो एम्प्लॉई है उसे तो वैसे ही नहीं पता चलेगा कि क्या करना है, ज्वाइन करना भी है कि नहीं करना। तो ये भी कहीं ना कहीं आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक ऐसे पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं जो कि हमें अच्छे से जानता है या फिर हम उसके आउटपुट को जानते हैं। परंतु मैंने ये फील किया है अपने बिजनेस की जर्नी के अंदर कि एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जैसे आपकी सोच किसी दूसरी साइड में है, आपके पार्टनर की सोच दूसरे एंड के अंदर जा रही है, तो उससे बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो है बिजनेस ग्रो भी नहीं कर पाता, क्योंकि जब सोच एक तरीके से नहीं चलेगी तो फिर एक इंसान दूसरी साइड सोचेगा, दूसरा अलग साइड में सोचेगा। तो उस टाइम के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस को छोड़ देना चाहिए या पार्टनर को छोड़ देना चाहिए या खुद कंपनी छोड़ देनी चाहिए? क्या वहाँ पे बेटर ऑप्शन हो सकती है एक इंसान के लिए? देखो, जैसे मैंने बताया कि मैं लास्ट 8 ईयर से इस फील्ड में हूँ, तो मैंने ऐसे काफ़ी सारी पार्टनरशिप देखी है जहाँ पे किसी किसी की पार्टनरशिप पिछले 25-30 सालों से चल रही है, और किसी किसी की बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, उसी के पहले उनके मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट योर बॉन्डिंग, एंड आप लोग कितना बिजनेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपके लिए क्या ज़रूरी है, बिजनेस ज़रूरी है या आपका जो म्यूचुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है वो ज़रूरी है? तो ये मैं काफ़ी सारे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमें ये पूछते हैं, तो मेरा उन्हें आंसर ही ये होता है कि इसमें बीइंग अ प्रोफेशनल मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को एग्री करना और उसे फॉलो करना या नहीं करना, ये आप पार्टनर्स का म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए। हम आपको रास्ता बता रहे कि कंपनीज को आपको ऐसे ऐसे मेंटेन करना है, कंप्लायंसेस आपको ऐसे ऐसे करने, लेकिन अगर पार्टनर्स उसमें अग्रीड नहीं हो रहे हैं, उन्हें अगर कुछ और तरीका चाहिए, तो उसमें एक प्रोफेशनल्स भी कुछ नहीं कर सकते।
तो कहीं ना कहीं ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे तो उसे आपको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर बहुत कोशिश हो गई है एंड वो नहीं हो रहा है, सो आई सजेस्ट एग्जिट लो एंड एक नई कंपनी फॉर्म करो एंड उससे बिजनेस स्टार्ट करो। बट वो करने के पहले आप प्रीवियस कंपनी के क्लॉज चेक करो कि उसमें आपने कहीं ऐसे तो नहीं लिखा है कि आप एग्जिट करने के बाद में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या करोगे तो वो कितने टाइम के बाद आपको करना है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। चलो, ये भी आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम अगर बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन होती है बिजनेस की, वो मेनली होती है प्रोप्राइटरशिप हो गई या ओपीसी हो गई, उसके बाद अपना एलएलपी हो गई, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स होगी। तो इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बता पाओ कि मतलब क्या क्या होती हैं ये फर्म्स और इनका क्या क्या मतलब होता है। देखो, अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप में आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी कि आप प्रोप्राइटरशिप में ही करिए अगर कोई नया बिजनेस कर रहा है, ताकि उन्हें पता चले कि बिजनेस में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, कैसे अकाउंट्स लिखना होता है, ये सब कुछ उन्हें समझ में आता है। एक बार आपका बिजनेस का टर्नओवर ग्रो हो जाए, आपका प्रॉफिट अच्छा बनने लगे, आप टीम अच्छी डेवलप कर रहे हो, आपको पूरा अभी बिजनेस का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, देन गो फॉर अ एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड। उसके साथ जाने का पर्पज़ ये है, मैं फर्म बहुत कम रेफ़र करूँगी, मैं एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड रेफ़र करूँगी। बिकॉज अगर आपका कुछ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, अगेन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे भी, बट मेजॉरिटी में वो करूँगी सजेस्ट। बिकॉज अगर आप कोई गवर्नमेंट के टेंडर के लिए जाते हो या आप कोई बड़ी कंपनी में खुद का वेंडरशिप भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, हमेशा प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी को प्रायोरिटी देती है। तो वैसे केस में आपको बिजनेस मिलने के एंड आपका बिजनेस ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए प्रोप्राइटरशिप के बाद में अगर आपको मूव ऑन करना है, देन गो फॉर एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड। दोनों में सेम प्रोसेस होती है, कंप्लायंसेस सेम होते हैं। बट अगर पार्टनरशिप फर्म में कम रेफर करूँगी, बिकॉज एक ही कंप्लायंसेस कम होता है पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एंड जो सर्टिफिकेट का प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। सो एंड उसका जो वैल्यू है कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी वो उतना नहीं है। मान लीजिए हमारी टैक्स गैनी प्रो प्राइवेट लिमिटेड है, बट अगर यही मेरी सिर्फ प्रोप्राइटरशिप होती तो कोई और पर्सन भी टैक्स गैनी वर्ड यूज़ कर सकता था। बट क्योंकि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब टैक्स गैनी ये वर्ड कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सो मेरे ब्रांड की सिक्योरिटी भी एक अच्छी हो जाती है एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड में, जो कि पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है। मेरे बिजनेस का नाम कितने और लोग यूज़ कर रहे हैं मुझे ही नहीं पता। सो इसीलिए गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी। ओपीसी भी अगेन मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें टर्नओवर का लिमिट है कि आप 2 करोड़ तक ही टर्नओवर कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड करना है। तो अगर 1-2 साल में अगर आपने टर्नओवर 2 करोड़ कर लिया तो अगेन आपको उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने का खर्चा है। तो वाई अननेसेसरी सिर्फ 1-2 साल के लिए ओपीसी करना। करते हैं लोग, बट टर्नओवर लिमिट हो जाता है। तो हम ये डे 1 से क्लियर कर देते कि अगर हम ओपीसी में जा रहे तो हमें ये चीज़ों का लिमिटेशंस है। तो ये जैसे अभी आपने बताया कि ओपीसी के बाद 2 करोड़ हो जाएगा तो देन आपको प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट मुझे है कि जैसे ओपीसी तो हो गया अपना 1% कंपनी हो गया, और जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स या 2 शेयर होल्डर कुछ ऐसे चाहिए होते हैं, तो वो फिर कैसे वर्कआउट करेगा? ओपीसी में आपको एक ही डायरेक्टर, एक ही शेयर होल्डर होता है, बट एक नॉमिनी होता है। जैसे कि अगर आप शेयर होल्डर हो तो 99% आपके पास में होल्ड स्टेक रहेंगे, बट 1% होगा जो आपके नॉमिनी के पास होगा। सो इन फ्यूचर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है तो आपके जो स्टेक होते हैं 99% वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके नॉमिनी को। बट वही प्राइवेट लिमिटेड में आपके पास में 2 डायरेक्टर होना चाहिए एंड उन्हीं को आप एज अ शेयर होल्डर्स रख सकते हो, या फिर आपके शेयर होल्डर्स कोई और होंगे एंड डायरेक्टर्स अलग होंगे। जैसे कि आपने अगर नाम सुना है, जैसे कि हम सुनते हैं अंबानी, रिलायंस है, टाटाज है, तो इसमें तो काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स रहते हैं क्योंकि उनका आईपीओ है। सो पब्लिक
वो शेयर्स खरीदती है, तो जो लोग उनके शेयर्स खरीद रहे हैं वो सारे उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, बट उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो कमिटी टीम है, वो कोई अलग है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो डायरेक्टर है वही आपके शेयर होल्डर्स हो। स्मॉल लेवल जो स्टार्टअप्स है उसमें वो केस होता है कि जो डायरेक्टर्स है वही शेयर होल्डर्स होते हैं, बट आगे जाके आप आपकी कंपनी किसी और को चलाने दे सकते हो, आप उसमें शेयर होल्डर्स रह सकते हो। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वही कंपनी के ओनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स कंपनी के ओनर्स नहीं होते हैं। ये हर किसी ने क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक जन को एज अ डायरेक्टर रखा गया बट शेयर होल्डिंग ट्रांसफ़र कर दी गई, बट जो पर्सन डायरेक्टर थे उन्हें ये एक मिसकंसेप्शन था कि वो ओनर भी है कंपनी के, बट आफ्टर सम टाइम हमने उन्हें बताया कि नहीं, आप एज अ डायरेक्टर हो, आप शेयर होल्डर्स नहीं हो। सो उस टाइम पे भी आपकी जो पार्टनरशिप है या जो रिलेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। सो बेटर है ये डे वन से क्लियर करना है कि डायरेक्टर्स ओनर नहीं होते, शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं, एंड ये दोनों भी कैटेगरी अलग हो सकती है या फिर एक भी हो सकती है। इट मीन्स के जब भी कोई भी बिजनेस रजिस्टर कर गया तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ओनरशिप हमारे पास रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये हमें खुद से चेक करनी है वहाँ पे। ठीक है, चलो अभी तक तो काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं मुझे लगता है आंसर हो चुके हैं, बट अगर हम बात करें एक लास्ट में क्वेश्चन की कि मान लीजिए कि बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो उसका बन गया है, उसके पास अमाउंट भी है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकता है और कितने रिटर्न्स वो ले सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो आप अगर कुछ स्ट्रीम हमें बता पाएँ कि कहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। देखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ मैं ये ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर किसी को करना है तो वो SIP में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जो फंड्स है, जो पैसे हैं वो सिक्योर भी रहते हैं, एंड एक सिस्टमेटिक आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनते जाता है जिसमें कि आप एवरी मंथ कुछ कर रहे हो एंड उसमें रिटर्न्स भी अच्छे खासे हैं। लेकिन जहाँ भी इन्वेस्ट करो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करो ताकि आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सके। बिकॉज अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं एंड अगर शॉर्ट टर्म के लिए उसमें मुझे कुछ भी अप्स एंड डाउन दिखता है तो वो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में एक स्ट्रेस डाल रहा है। सो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करिए ताकि आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल सके। एंड मैं SIP म्यूचुअल फंड यही सजेस्ट करती हूँ, बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, और जो FD के बारे में काफ़ी ज़्यादा आजकल इंटरनेट के ऊपर बता गए हैं कि FD नहीं करवानी चाहिए, FD के अंदर लॉस होता है, इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका FD के बारे में? क्योंकि हमें तो यही बताया गया है स्टार्टिंग से कि FD काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है और घर वाले भी काफ़ी टाइम से FD ही करवा रहे हैं, परंतु ये जो आज के टाइम में जो यूट्यूबर्स हैं वो बता गए हैं कि FD में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं करना चाहिए ये तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ अगर कोई बता रहा है तो कुछ रीज़न से ही बताता होगा, वो उनका अपना स्टडी है। लेकिन किसी किसी को ऐसे होता है ना कि मुझे मेरा पैसा सिक्योर रखना है, भले कम रिटर्न मिलेगा चलेगा बट मुझे सिक्योरिटी चाहिए, देन गो फॉर FD। वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है, बट जहाँ कर रहे हो, जिस बैंक में कर रहे हो, वो बैंक का आपको हिस्ट्री एंड थोड़ा सा एक ट्रस्ट वर्दीनेस भी होना चाहिए। कोई न्यू बैंक में या स्मॉल बैंक में आप कर रहे हो तो वहाँ रिस्क के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो बेटर है कि आप अच्छी कोई बैंक में करो, नेशनलाइज बैंक में करो जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रही है आपके पैसों की। सो ऐसे कहीं जगह पे आप करिए, बट FD पूरा 100% गलत है ये मैं नहीं बोलूँगी, वो भी अपनी जगह पे सही है। मीन्स के डिपेंड करेगा कि जे अगर करवानी है तो करवा सकते हैं, नहीं करवानी तो मीन्स के उनके ऊपर है, डिपेंड उनके ऊपर करता है कि उन्हें कहाँ पैसे सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए या वो ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन की उसकी क्या एबिलिटी है रिस्क टेकिंग की। तो मैम मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर किसी का भी कोई और क्वेश्चंस हो या कोई और क्वेश्चंस के बारे में पूछना चाहता है तो वो मैं नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम।
थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे इस पॉडकास्ट के अंदर, और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर पेंडिंग रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या फिर नए पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसीलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हैश कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, इसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देसी गोविंद गई साइनिंग ऑफ।